सो हेलो डियर्स, वेलकम टू दी केमिस्ट्री विद सचिन एंड जैसा कि आप देख पा रहे हैं ना, हम सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर है क्लास ट्वेल्थ है ना, क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री सैम्पल पेपर 2024 एंड 25 में हम सेक्शन ए की बात करेंगे इसमें, और आपको सिखाएंगे क्वेश्चन अप्रोचिंग, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन से क्वेश्चन हम कैसे बनाते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है और आप इसको पूरा देखिएगा और आई होप नहीं मतलब फाइनली आपको ये बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये इंस्ट्रक्शन वगैरह आप केयरफुली पढ़ लीजिएगा, ऐसा कैसा ही आपका जो है मेन एग्ज़ाम में आएगा। और अब हम थोड़ा सा इस पर बात करते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं। सो डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाऊंगा और कंसेप्ट को थोड़ा सीखते हैं, समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ही हम लेते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और इन्हें ही हम करेंगे। कैरीज 1 मार्क एंड नो इंटरनल चॉइस इन द सेक्शन। पहला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, आपका पढ़ने की थोड़ी ज़रूरत है। अमोनोलिसिस ऑफ इथाइल क्लोराइड। ठीक है, इथाइल क्लोराइड का आपको अमोनोलिसिस करना है, फॉलोड बाय द रिएक्शन ऑफ द एमीन। क्वेश्चन समझिएगा, इस रिएक्शन से हमें क्या मिलेगा? एमीन मिलेगा। इथाइल क्लोराइड का क्या है? एमोनोलिसिस। तो मैं करता हूँ इथाइल क्लोराइड का एमोनोलिसिस। ठीक है, इधर मैं आपको देखूंगा, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है यहाँ पर, क्वेश्चन समझते जाएंगे हम। तो C2H5Cl ये हमारे पास क्या है? इथाइल क्लोराइड है। और इथाइल क्लोराइड का हम अमोनोलिसिस करेंगे तो NH3 और मिलेगा हमारे पास बेटा क्या, एक H और HCl, यहाँ से HCl बाहर चला जाएगा तो हमारे पास बचेगा C2H5NH2, यानी कि हमें क्या मिला है? एमीन। तो इसकी पहली लाइन तो हम समझे है ना, इसकी पहले फर्स्ट लाइन जो है हम समझे। मिनट, ओके ठीक है, अब आपको देखने में ठीक रहेगा है ना। तो ओके, तो जैसे कि इसकी फर्स्ट लाइन, अमोनोलिसिस ऑफ इथाइल क्लोराइड फॉलोड बाय रिएक्शन ऑफ द एमीन सो फॉर्म विथ 1 मोल ऑफ मिथाइल क्लोराइड गिव्स एन एमीन दैट। तो ये जो एमीन है ये किससे रिएक्ट करेगा? 1 मोल ऑफ मिथाइल क्लोराइड से, यानी कि यहाँ पर CH3Cl ये मिथाइल क्लोराइड हो गया, और ये जो हमारे पास C2H5NH2 जो है एमीन मिला था, ये रिएक्शन करने के बाद में यहाँ भी HCl क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो देखो क्या मिलेगा? C2H5 है ना, ये आ जाएगा हमारे पास N, एक H यहाँ से क्या निकल गया है? बाहर निकल गया है। क्लियर है? तो यहाँ से मिलेगा हमें पर N, एक सिंगल H बचा हुआ है और CH3। अब देखिए, ये आप देख पा रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन है, तो ये हमारे पास प्राइमरी एमीन मिला था, और अब जो हमने मिथाइल क्लोराइड से रिएक्शन की तो अब हमें सेकेंडरी एमीन मिल रहा है। चलिए अब हम देखते हैं आगे और पढ़ते हैं क्या है दैट। अब हमारे पास ये तीन चार चीज़ें हैं। रिएक्ट्स विथ हिंसबर्ग रिएजेंट टू फॉर्म ए प्रोडक्ट सोल्यूबल इन एन एल्केली। अब हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है बेटा? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड ही होता है हिंसबर्ग रिएजेंट, जिसकी जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है। बेंजीन बनाना है आपको, यहाँ से जो है सल्फर जोड़ना है, उसके बाद 2 ऑक्सीजन और उसके बाद Cl। इसी को आप हिंसबर्ग भी बोल सकते हैं, हिंसबर्ग भी बोलते हैं इसको, और बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड भी इसका नाम है। अब इसकी रिएक्शन जो है किससे करना है? हमने इससे करना है, C2H5NH। मैं इसको थोड़ा समझने के लिए आपको ऐसे लिख देता हूँ, ये C2H5 है और ये आ जाएगा हमारे पास CH3। ये Cl यहाँ से निकल जाता है, और जैसे ही यहाँ से निकलता है तो प्रोडक्ट हमारे पास मिलेगा बेंजीन रिंग और SOON C2H5 और यहाँ मिलेगा CH3। आप समझ पा रहे होंगे, ये जो हमारे पास मिला है, ये भी हमारे पास जो प्रोडक्ट मिला है, ये प्रोडक्ट के पास क्या है? हाइड्रोजन नहीं है। क्या नहीं है? हाइड्रोजन नहीं है ना। और हम जिस एमीन की रिएक्शन करवा रहे हैं वो सेकेंडरी है। सेकेंडरी है मतलब उसके पास एक हाइड्रोजन है। यहाँ पर हिंसबर्ग रिएजेंट या बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन करवाएंगे तो HCl बाहर निकल जाएगा, तो हाइड्रोजन यहाँ भी बाहर निकल जाएगा। तो इन केस ऑफ सेकेंडरी एमीन जब भी ये रिएक्ट करता है तो ये जो प्रोडक्ट बनता है ये इनसोल्यूबल रहेगा, इनसोल्यूबल इन एल्केली, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। तो अब हम देखते हैं ये क्या बोल रहा है। पहला ऑप्शन जो है, रिएक्ट्स विथ हिंसबर्ग रिएजेंट टू फॉर्म ए प्रोडक्ट सोल्यूबल इन एल्केली, नहीं। कब रहता? जब प्राइमरी रहता। देखो एक चीज़ और यहाँ से बता दूँ आपको, प्राइमरी जो एमीन रहेगा और वो अगर रिएक्ट करेगा हिंसबर्ग से, मतलब इस क्वेश्चन में आपको 2 3 4 क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, आएगा तो ये समझना है। हिंसबर्ग से रिएक्ट करेगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो रहेगा आपका सोल्यूबल इन एल्केली।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी एमीन रहेगा, जैसे ये प्राइमरी एमीन, इसके पास एक हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन निकाल ले जाएगा बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, फिर भी एक हाइड्रोजन बचेगा जो इसे सोल्यूबल इन एल्कली बनाता है, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी एमीन में जो है वो हिंसबर्ग रिएजेंट जो है बनाएगा तो सही प्रोडक्ट, लेकिन इनसोल्यूबल इन एल्कली, यहाँ पर लिख दिया मैंने इनसोल्यूबल। और टर्शरी एमीन में क्या होगा? टर्शरी एमीन का मतलब है कि इस हाइड्रोजन के पास भी क्या लगा हुआ है, एक और CH लगा हुआ है ना, तो यहीं से कंसेप्ट देख लीजिए, मतलब यहाँ हाइड्रोजन ही नहीं है तो ये रिएक्ट नहीं करेगा, डोंट रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट। तो इस क्वेश्चन से हमने ये एक हमने कंसेप्ट सीखा है, प्राइमरी एमीन से जो हिंसबर्ग रिएजेंट रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा वो सोल्यूबल इन एल्कली है, सेकेंडरी एमीन में इनसोल्यूबल इन एल्कली, और टर्शरी एमीन में तो रिएक्ट ही नहीं करेगा बिकॉज अब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन। अब हम आते हैं यहाँ पर, ये आपको मैंने कंसेप्ट समझा दिया। अब देखिए अब क्या लिखा है, ऑन रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड प्रोड्यूस्ड नाइट्रोजन गैस, नहीं, रिएक्ट्स विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड टू फॉर्म ए प्रोडक्ट दैट इज इनसॉल्युबल इन एल्कली। यही तो हो रहा है हमारे पास, जो है सेकेंडरी एमीन बना है, इतने सारी रिएक्शन करने के बाद में देखिए C2H5HCl NH3 से प्राइमरी एमीन बना, प्राइमरी से की हमने रिएक्शन करवाई मिथाइल क्लोराइड से, सेकेंडरी बना, सेकेंडरी जो बना है वो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बना रहा है वो इनसॉल्युबल इन एल्कली। तो सही बोल रहा है कि रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड टू फॉर्म ए प्रोडक्ट दैट इज इनसॉल्युबल इन एल्कली। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई बात आपको समझ में? चलिए, पहले क्वेश्चन में इतना टाइम लगा, लेकिन आप एक नया कंसेप्ट सीखे। इस तरह के क्वेश्चन और भी आएंगे, प्राइमरी से पूछ ले, सेकेंडरी से, टर्शरी से पूछ ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये प्रोडक्ट सोल्यूबल है नहीं है या कौन रिएक्ट करेगा ये आपको आना चाहिए। ऑर्गेनिक को ऐसे ही पढ़ा जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकेंड क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट डाइपोल मोमेंट, है ना। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट आप जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट जो है चार्ज और डिस्टेंस का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। चार्ज और डिस्टेंस का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो चार्ज और डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है, तो चार्ज सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर जो है फ्लोरीन पर होगा, है ना। CH3 सब सेम है, लेकिन यहाँ जो है थोड़ा सा एक्सेप्शन केस है। एक्सेप्शन केस है कि अगर हम देखे जाए तो फ्लोरीन और इसकी अगर हम देखेंगे, अगर हमारे पास आपने देखा होगा कि वो एक टेबल बनी हुई, इसमें 1.847 है और इसकी है 1.860, बस पॉइंट यहाँ आप देखेंगे तो 13 का डिफरेंस है, 0.013। क्लोरीन इसलिए ज़्यादा हो जाता है, देखिए चार्ज ज़्यादा होगा तो डिस्टेंस, चार्ज और डिस्टेंस का प्रोडक्ट है डाइपोल मोमेंट, समझ रहे हैं आप। तो चार्ज तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पूछा है तो फ्लोरीन ही होना चाहिए, लेकिन होता CH3Cl बी ऑप्शन होता है, बिकॉज फ्लोरीन हैज़ स्मॉलेस्ट साइज, है ना, हाईएस्ट स्मॉलेस्ट साइज, बहुत ही छोटी साइज होने की वजह से इसका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस वाला फैक्टर क्या हो जाता है, कम रहता है, डिक्रीज रहता है। इसीलिए CH3F की थोड़ी सी हल्की सी क्या हो जाती है, डाइपोल मोमेंट कम हो जाती है एज कंपेयर टू Cl की। Cl में चार्ज ऑब्वियसली कम है, लेकिन डिस्टेंस क्या है उसकी ज़्यादा है, तो यहाँ पर डिस्टेंस का फैक्टर थोड़ा सा डोमिनेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आओ। नेक्स्ट थर्ड वाला है, मैच द फॉलोइंग। ये आप थोड़ा सा इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर लीजिए तो आपको अच्छा रहेगा कि इनका लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट से आते हैं। तो चलिए यही क्वेश्चन है, कॉलम 1 कॉलम 2 दे रखा है। एक्टिनॉइड हैविंग कॉन्फ़िगरेशन RN5F76D17S2। सपोज मुझे ये नहीं आता है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट पढ़ूंगा, अगला पढ़ूंगा। लेंथेनॉइड विच हैज़ 4F14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। सपोज ये भी मुझे नहीं आता है। लेंथेनॉइड विच शो +4 ऑक्सीडेशन, ये मैंने पढ़ा है, ठीक है। जैसे मैंने 3 में से अगर एक भी आता है मेरे को तो हम चेक कर सकते हैं। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे पता है, सीरियम जो होता है, सीरियम वो शो करता है, तो मैंने इसको मिला दिया कि भैया थर्ड का ए है ना। अब मैं देखता हूँ थर्ड का ए है कि है नहीं है, देखते हैं, जानते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन इधर दे रखे, तो देखिए थर्ड का ए, देखिए यहाँ पर थर्ड का ए, तो मुझे पहला ही मिल गया कि थर्ड का ए है। अगर यहाँ कुछ डिफरेंस रहता तो फिर मैं थोड़ा और सोचता, लेकिन यहाँ तो पहले ही मिल गया, तो पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। अगर और कुछ ऑप्शन रहता तो फिर मुझे आसानी रहती, तो यहाँ तो पहला ही ऑप्शन क्या हो गया, मुझे मिल गया, क्योंकि थर्ड का ए है, मुझे कन्फर्म पता है। इस तरह से मैच ऑफ द फॉलोइंग आप कीजिए आप, है ना, तो आपको समझ में आएगा। चलिए अब आ जाते हैं हमारे पास, स्टडी द ग्राफ शोइंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्रोमो एल्केन एंड आइडेंटिफाई द कंपाउंड। इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं बेटा, क्योंकि ये हेलो एल्केन हेलोरिन से क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट्स की बात की है, तो बॉइलिंग पॉइंट, तो अगर मैं आपको बताऊं कि बॉइलिंग पॉइंट की जो कहानी है वो क्या है, ये जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल्काइल चेन के, ठीक है, या साइज ऑफ एल्काइल चेन ऐसा आप लिख सकते हैं, साइज ऑफ एल्काइल चेन। एल्काइल चेन मतलब नंबर ऑफ कार्बन्स आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो वो देखेंगे। तो हम ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अभी हम देखेंगे। एक ब्रोमोमीथेन है, मतलब एक कार्बन है इसके पास। ब्रोमोब्यूटेन है, इसके पास जो कार्बन है वो 4 है। यहाँ भी ब्रोमोब्यूटेन है, इसके पास भी कार्बन 4 है। यहाँ 2 मिथाइल प्रोपेन है, यानी कि एक मिथाइल है, एक यहाँ भी कार्बन तो 4 है लेकिन इसकी स्ट्रक्चर अलग है। तो साइज ये तो सबसे नंबर, ये जो पहला नंबर है ये क्या लिखा है आपको, आइडेंटिफाई द कंपाउंड। ओके, तो पहला नंबर वाला कंपाउंड ब्रोमोमीथेन है। तो पहले वाला कंपाउंड जो है वो ब्रोमोमीथेन ही रहना है। रीज़न उसका ये है कि देखो एक ही सिंगल कार्बन है, और सिंगल कार्बन में आप देख पा रहे हैं ग्राफ सबसे कम है, मतलब कि एक सिंगल कार्बन का जो बॉइलिंग पॉइंट है 277 है। तो मतलब ब्रोमोमीथेन तो सब में है, तो ब्रोमोमीथेन यहाँ नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ए सी और डी में कुछ भी हो सकता है। अब हम आगे चलते हैं, है ना। अब सबसे ज़्यादा का देख लेते हैं, 375 है ना। तो अब देखते हैं सबसे ज़्यादा का, लेकिन इसमें तो तीनों में 4 कार्बन है, तो कार्बन तो सेम है। लेकिन अब हम देखते हैं किस तरह से इसको किया जाए। तो यहाँ पर एक और जो फैक्टर लगता है वो बॉइलिंग पॉइंट जो हो जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी ब्रांचिंग। ब्रांचिंग हो जाती है कंपाउंड में तो सरफेस एरिया क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। इसीलिए अगर हम देखेंगे कि 2 ब्रोमोब्यूटेन अगर हम बनाते हैं, 2 ब्रोमोब्यूटेन में बना रहा हूँ यहाँ पर, आपको समझिएगा, 1 2 3 4, यहाँ 2 पोजीशन पे बना दिया। 1 ब्रोमोब्यूटेन को बनाऊंगा, 1 2 3 4 यहाँ बना दिया मैंने, ठीक है। और मैं बताऊँगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, तो यहाँ पर 3 कार्बन है ना, और 2 पे ही क्या है, मिथाइल है, और 2 पे ही क्या है, ब्रोमीन है। तो देखिए यहाँ पर इसका सरफेस एरिया बहुत कम है, इसका थोड़ा सा और ज़्यादा है, और इसका सबसे ज़्यादा है ना। तो यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी ब्रांचिंग होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग है तो इसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि अगर ये आएगा मुझे, ये वाला है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल वाला, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल वाला इसका होगा, है ना। मतलब कि सेकेंड नंबर पे क्या आना चाहिए, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, है ना। तो सेकेंड नंबर पे आ रहा है, ये तो 2 ब्रोमोब्यूटेन आ रहा है। सेकेंड नंबर पे 1 ब्रोमोब्यूटेन आ रहा है, यहाँ पर सेकेंड नंबर पे आ रहा है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। इट मीन्स ये हमारा आंसर क्या है, सही जाएगा डी वाला, क्योंकि पहला तो हमने बता लिया कि ब्रोमोमीथेन आएगा, दूसरा हमने ये बता लिया। अब तीसरा भी देख लेते बेटा, इसकी ब्रांचिंग हुई है थोड़ी सी, इसलिए थर्ड नंबर पे आएगा 2 ब्रोमोब्यूटेन, बिल्कुल 2 ब्रोमोब्यूटेन आएगा। और फोर्थ नंबर पे आएगा 1 ब्रोमोब्यूटेन, इसलिए हमारा जो डी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है। क्लियर है। अब जो ग्राफ नहीं देख पाते हैं, विजुअली इम्पायर्ड बच्चे हैं, उनके लिए भी इन्होंने ये क्वेश्चन डाल दिया है, इसको भी हम देख लेते हैं। ये भी इसी कंसेप्ट से रिलेटेड है, यहाँ तक ये आया समझ में आपको, है ना। तो 2 चीज़ ध्यान रखनी है, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांचिंग, और बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द एल्काइल चेन। तो मुझे लगता है इस तरह के क्वेश्चन आप कर पाएंगे, और यही क्वेश्चन बेटा आपको वहाँ भी काम आएंगे, एल्कोहल वाले में भी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही है बॉइलिंग पॉइंट, है ना। ठीक, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हेलो एल्केन्स हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट देखना है। अभी मैंने क्या कहा आपको, है ना, ये ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है, ये मीथेन है, और ये 2 प्रोपाइल, मतलब चारों इनके ही नाम दे रखे हैं। तो अब अपने को सबसे हाईएस्ट क्या है, डी, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। तो यहाँ भी आंसर क्या आ जाएगा, डी, क्योंकि ब्यूटेन भी है, 1 भी है, 1 पोजीशन पे भी है। ये भी ब्यूटेन है लेकिन ये 2 पोजीशन पे है, ये आप देख ले सकते हैं यहाँ पर। तो ये सबसे ज़्यादा इसका है, तो ये क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे। ठीक है, हमारे 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। देखिए टाइम लग जाएगा, बट आपको मैं कह रहा हूँ ना, आपको मतलब इस तरह के रिलेटेड क्वेश्चन आपको मज़ा आएगा करने में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन अगला। द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ आर इन द गिवन, आर से मतलब ये आर से प्रोडक्ट बन रहा है, आर से पी बन रहा है, 4.62 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर। व्हाट इज़ द हाफ लाइफ फॉर द रिएक्शन ऑफ इफ के इज इक्वल टू 2.31 इंटू 10⁻⁻⁻ मोल लीटर इनवर्स। पूछा तो बेटा हाफ लाइफ है, कि हाफ लाइफ क्या है ना। तो हाफ लाइफ तो मुझे पता है, लेकिन हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर है या सेकेंड ऑर्डर है, तो यहाँ पर ऐसा कोई मेंशन नहीं किया गया है कि फर्स्ट ऑर्डर है या सेकेंड ऑर्डर है। तो आपको सिखाया गया होगा कि कैसे देखेंगे हम यूनिट ऑफ के, है ना। कैसे देखते हैं, यूनिट ऑफ के की वजह से। यूनिट क्या है के की, तो यहाँ पर यूनिट है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। मतलब ये कैसी रिएक्शन है, ये कैसी रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का है, क्योंकि अगर फर्स्ट ऑर्डर होती तो उसका जो क्या रहता, सेकेंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो के का जो यूनिट है वो क्या होता है, सेकेंड इनवर्स। लेकिन यहाँ पर क्या है,
मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, इट मीन्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको पता है बेटा जो हाफ लाइफ है वो क्या है हमारे पास, आर नोड अपॉन 2K, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2K। बस इसमें आप अप्लाई कर दो। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है हमारी 4.62 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन ये 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें। ये इस तरह के जो क्वेश्चन बहुत कैलकुलेशन बहुत सिंपल पूछी जाती है, क्योंकि आपसे कंसेप्ट पूछना होता है, न कि आपको मैथमेटिक्स सिखाना होता है। ठीक है बेटा, चलिए ये देखिए, ये यहाँ पर मोल यूनिट भी काटना सिखा देता हूँ आपको। मोल पर लीटर, यहाँ पर क्या है मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, चलिए तो मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कट जाएगा, सेकेंड इनवर्स ऊपर जाएगा तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, टी हाफ का जो आंसर लिखा है वो किस में आएगा, सेकेंड में आएगा। चलो अब देख लेते हैं। 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, मतलब 4.26 नीचे, 4.26 नीचे ऊपर है, 10⁻⁻2 ऊपर है, 10⁻, मतलब पूरा कट जाएगा तो बचेगा क्या 1। तो यहाँ पर हाफ लाइफ टाइम क्या आएगा 1 सेकेंड, और हमारा यही आंसर है सी। कितनी आसान थी, बस थोड़ा सा कंसेप्ट आपको लगाना पड़ेगा इसमें, तब जाके मजा आएगा बेटा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है व्हेन, ओके 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 ओके, है ना। ये हमारा जो है किससे ले रखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले से। व्हेन C6H5COOCO, ये आपको नहीं पता है तो इसका मैं आपको नाम है ना, ये इसका नाम लिख सकते हैं कि बेंजोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड। ये एनहाइड्राइड की कंडीशन है बेटा, है ना। किसकी कंडीशन है, एनहाइड्राइड की कंडीशन है, याद रखना एनहाइड्राइड की। एनहाइड्राइड को H2O, यानी कि यहाँ पर हाइड्रेशन होगा तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपका, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे C6H5COO COCH3, है ना। तो यहाँ अगर हम H2O से अगर करेंगे तो हमारे पास एक तो ये C6H5COOH, इसको हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड मिलेगा, और प्लस ये बचा हुआ है CH3CO। यहाँ से क्या हुआ है वाटर का बेटा, ये H इधर आया है और OH जो है वो इधर आया है ना ये। तो यहाँ CH3CO, यहाँ OH, तो इट मीन्स ये हो गया हमारे पास इथेनोइक एसिड, और ये होता है बेंजोइक एसिड। तो हमारे पास दो प्रोडक्ट मिले, बेंजोइक एसिड इथेनॉल, नहीं बेंजोइक एसिड एंड इथेनोइक, तो बी ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट है, बेंजोइक एसिड एंड इथेनोइक एसिड, याद रहेगा। इस तरह से एनहाइड्राइड का हाइड्रेशन होता है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम आते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन और बहुत ही एकदम ट्रिकी क्वेश्चन है, जो कि 7th क्वेश्चन हमारा, फॉर्मुलेशन ऑफ कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड एमोनिया कॉम्प्लेक्स। ये बेटा वर्नर्स थ्योरी का है हमारा, है ना। वर्नर्स, मैंने कहा आपको वर्नर्स से क्वेश्चन जरूर आएगा, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे कैसा क्वेश्चन है। वर्नर्स थ्योरी से क्वेश्चन आया है, देखिएगा कलर आपको दे रखे हैं, फॉर्मूला दे रखे हैं, एक्स और वाई यहाँ पर पूछा है आपका कि एक्स क्या होगा वाई क्या होगा। तो एक हम दिमाग लगाते हैं, और ये आपको हिंट दे रखी है बीच में, अगर आपने पढ़ा भी नहीं है ना फिर भी आप देखिए हिंट, देखिए आप गजब की हिंट है बीच वाले में। देखिए ये एक कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ये इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ये बाहर क्या है आयनाइजेशन स्फीयर, मतलब ये आयन से। तो देखिए ये आयन्स 2 है और ये एक पूरा आयन है, तो यहाँ पर क्या लिखा है 1:2 इलेक्ट्रोलाइट, मतलब बात समझिए, यहाँ 1 है, मतलब ये आयन 1 है केटायन, और 2 क्या है यहाँ पर एनायन है। क्लियर है। चलिए अब मुझे बताइए, ये यहाँ पर ये जो एक पूरा केटायन है और कितने एनायन है, बोलिए कितने हैं, 3। तो यहाँ पर वाई क्या हो जाएगा, एक तो केटायन है और 3 कितने हैं एनायन, तो 1:3। तो वाई की वैल्यू 1:3 आ गई, मतलब या तो ये हो सकता है या हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। चलो इन दोनों में से कौन होगा, चलिए देखते हैं आगे। अब बचा है एक्स हमारे पास 1:1, मतलब केटायन भी 1 होना चाहिए, एनायन भी 1 होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो देख लो क्वेश्चन में, एक तो ये देखना है, ये देखना है। तो देखो आप यहाँ आप देखेंगे केटायन तो 1 है, लेकिन एनायन कितने दे दिए 3, जो कि गलत है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये केटायन भी एक ही है और एनायन भी एक ही है, मतलब 1:1। हमें एक्स की वैल्यू क्या देखनी है 1:1। तो यहाँ जो केटायन आएगा वो आएगा 1 केटायन CONH3, ठीक है, 4Cl2, ये हमारे पास एक केटायन आ गया, और एनायन भी मुझे क्या चाहिए 1, तभी तो जाके ये आया 1:1 इलेक्ट्रोलाइट। तो वर्नर्स थ्योरी का क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बी इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं इसको, ठीक है, आया मज़ा। चलिए इसी तरह आप देखते रहिएगा, आपको मज़ा नहीं आएगा तो फिर मेरे पढ़ाने का मतलब भी नहीं है ना।
तो इस तरह से आप सोचिएगा, और भी दूसरे कंपाउंड भी हो सकते हैं, बट आपके जो लॉजिकल रीजनिंग है आपके माइंड की वो पूछना चाहता है, देखना चाहता है विथ कंसेप्ट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंस ओनली बी डीट बी डीटा, ये हमारे बहुत प्यारे चैप्टर जो है कार्बोहाइड्रेट्स बायोमोलिक्यूल से हैं। बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन है, बायोमोलिक्यूल में जो कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन है उसमें बेसिकली यूनिट्स याद रखनी होती है। तो सुक्रोज की अगर हम बात करते हैं, पहला आंसर है कि सुक्रोज होगा क्या, तो सुक्रोज जो है, सुक्रोज की जो यूनिट होती है वो होती है बेटा अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। हमें पता है ग्लूकोज और मतलब सुक्रोज की अगर बात करें तो अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज, इससे मिलकर बना होता है। सेल्यूलोज जो होता है, सेल्यूलोज जो होता है वो होता है आपका बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर। यही तो पूछा था आपसे, बीटा डो ग्लूकोज की यूनिट, यही आंसर आएगा। लेकिन स्टार्च का हम देख लेते हैं, स्टार्च में क्या अल्फा डी ग्लूकोज है, ठीक है, स्टार्च में क्या है आपका अल्फा ग्लूकोज है ना, ओनली अल्फा डी ग्लूकोज। और माल्टोज में, माल्टोज में भी आपकी क्या है 2 यूनिट्स और अल्फा डी ग्लूकोज, माल्टोज अल्फा डी ग्लूकोज। तो क्वेश्चन था बीटा डी ग्लूकोज, तो सुक्रोज तो अल्फा डी बीटा डी से मिलकर बनता है। सेल्यूलोज जो है वही क्या बनता है बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर, पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। और बाकी के स्टार्च भी अल्फा डी ग्लूकोज की, और माल्टोज में 2 यूनिट होती है अल्फा डी ग्लूकोज की, और स्टार्च अल्फा डी ग्लूकोज का क्या है पॉलीमर है, ठीक है, पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। इतना ठीक है बायोमोलिक्यूल्स में, यहाँ से ये क्वेश्चन आता ही है इसलिए इंपॉर्टेंट आप लगा लेना। इनके जो हाइड्रोलिसिस के दौरान जो यूनिट्स मिलती हैं या बनते हैं ये तो बराबर फाइनल है, ठीक है। 9 वाला क्वेश्चन आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट करेक्टली रिप्रेजेंट द इंक्रीज इन पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द आयंस। पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी सीधे आपको बता दूं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा कितने हैं। अब आपको ये टाइटेनियम क्या दिखना है 3+ देखना है इधर, उसके बाद में आयरन 2+ देखना है, उसके बाद में देखना है क्रोमियम 3+ और मैग्नीज 2+। अगर आपको ये पता हो स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम, तो स्कैंडियम टाइटेनियम 22 होता है, 22 में से यहाँ पर इसका अगर हम टाइटेनियम का देखने जाएँ तो करीब करीब 22 इसका है, तो 3d2 4s1 है ना, ऐसा चलता है 4s2 सॉरी 3d2 4s2, तो 3 गए तो 3d में 1 ही बचा। तो अगर हम इसके 3+ यानी कि यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इसके पास बचेगा 3d1, तो इसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन ही बचा अनपेड इलेक्ट्रॉन, ऐसे हम निकालते हैं। Fe2+ 26 होता है, तो इसका नॉर्मल देखेंगे आयरन का तो 3d6 4s2, लेकिन 2 निकालना है तो अब हमारे पास बचा 3d6। जब 6 को हम करते हैं तो 1 2 3 4 5 और ये 6, मतलब कितने बचे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे, ठीक है आयरन में। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्रोमियम का, तो क्रोमियम आता है स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम 4 होता है, तो 3d5 4s1, ये इसका एक्सेप्शनल होता है। चलो यहाँ तो उससे भी मतलब नहीं, देख लो आप 3 गए तो बचे 3, तो ओरिजिनल इसका है क्रोमियम 3+ का है 3d3, 3 इलेक्ट्रॉन 1 2 3, मतलब इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने 3। मैग्नीज का 5 25, तो 3d5 4s2, 2 गए यहाँ पर तो 5 बचा 3d5। अब 5 कैसे होते हैं 1 2 3 4 5, अभी आपके पास आ गए, इसका 1 है, इसका 4 है, इसका 3 है, इसका 5, सबसे ज़्यादा किसका है 5 का है। तो आपको क्या लिखना था इंक्रीजिंग, है ना, इंक्रीजिंग पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो मैग्नीज सबसे ज़्यादा है, यहाँ मैग्नीज या तो ये होगा है ना, बाकी के ऑप्शन जो है दोनों डिलीट हो गए, याद रखिए। तो अब इसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद में आयरन क्रोमियम का ज़्यादा, आयरन का ज़्यादा, तो यहाँ क्रोमियम का ज़्यादा है, इसलिए ऑप्शन ये भी क्या हो गया गलत हो गया, ये आयरन का ज़्यादा है, ये डी ऑप्शन हमारा सही है। टाइटेनियम का सबसे कम, फिर क्रोमियम का, देखिए इसके यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 3 है, इसके पास 4 है और इसके पास 5 है, ये आपके पास बन गया। ऐसे निकालते हैं। तो आप ये याद रखिएगा, मेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर जितने आयन्स है उससे इलेक्ट्रॉन को कम करना और फिर इलेक्ट्रॉन देखना, ये हाईली पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। मैंगनीज ऐसे भी पूछ सकता है, काफ़ी सारे इसमें से क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 10th वाले क्वेश्चन पर, ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं हैं अब हमारे पास, ठीक है ओके। चलिए एक केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन, एक तो हम कर चुके हैं अभी हाफ लाइफ वाला। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव ए रेट कांस्टेंट के,
ठीक है। के रेट कांस्टेंट दे दिया फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड इनवर्स है, ये भी सही है। द टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, केवल के दिया है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो टाइम कंप्लीशन के लिए यहाँ पर मुझे क्या नहीं दे रखी है, कंसंट्रेशन नहीं दे रखी है ना। तो अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो हमारे पास फाइनल कंसंट्रेशन और इनिशियल कंसंट्रेशन एक्सपोनेंशियल स्केटी, ये हमारे पास होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अगर यहाँ पर हमारे पास फाइनल जो है कंसंट्रेशन ऑफ नहीं दे रखी है, तो हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए आंसर आएगा इट नेवर्स गोज़ टू कंप्लीशन। ये कंप्लीट नहीं होगी यहाँ पर, बिकॉज आर इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, ज़ीरो है, ठीक है ना। तो ई माइनस के टी भी ज़ीरो हो जाएगा, और फिर हम टाइम जो है टाइम नहीं बता पाएंगे यहाँ पर। जब ई एक्सपोनेंशियल ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पर, तो के टी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है निकालना, है ना। इस तरह का क्वेश्चन अगर आप देखेंगे कि अगर यहाँ पर कंसंट्रेशन दे रखी होती और अगर हाफ लाइफ निकालना होता, तो इसका आंसर ये आता है यहाँ पर, ठीक है ना। क्योंकि हम क्या करते हैं यहाँ पर, हाफ लाइफ 0.693 अपॉन के कर देते हैं, मतलब ये जो के वैल्यू है इसको हम यहाँ रखते हैं। अगर ये सीधा सीधा बोलता हाफ लाइफ, लेकिन हाफ लाइफ नहीं, उसने बोला कि कंप्लीशन मतलब पूरी तरह से कंप्लीट होने का जो रिएक्शन है कितना टाइम बताएगा, तो वो टाइम हम नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है वो ऐसा होता है ना, 2.303 अपॉन के, है ना, लोग इनिशियल अपॉन फाइनल, है ना। तो ये हमारे पास नहीं है, हम नहीं निकाल पाएंगे टी, तो हमारे पास टी नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। इसलिए टी ज़ीरो हो जाएगा। एक तरह से ऐसे भी सोच सकते हैं, एक तरह से ऐसे भी, लेकिन अगर ये आएगा तो मैंने ये निकाल के देखा था कि 0.693 अपॉन अगर हम के करेंगे, ये वाला वैल्यू करेंगे, तो लगभग हाफ वैल्यू इसका आ जाएगा, तो ये आंसर आता। लेकिन अभी तो ये आंसर है इट नेवर गोज़ टू कंप्लीशन। तो एक क्वेश्चन इस तरह से ऐसा भी बनाया जा सकता है कि हाफ लाइफ बताइए। हाफ लाइफ में अपन ने जो अभी बनाया था जीरो ऑर्डर के लिए, अब वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे पास हाफ लाइफ का फार्मूला ये 0.693 अपॉन के, ठीक है। इसको थोड़ा हाई रेजोल्यूशन पे देखिए, क्योंकि पेंसिल से लिख रहा हूँ, हो सकता है आपको ना दिखे। ए स्टूडेंट वाज प्रिपेयरिंग एनिलीन इन द लैब, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिलीन वाला। शी टूक ए कंपाउंड एक्स एंड रिड्यूस इट इन द प्रेजेंस ऑफ NiS कैटलिस्ट, व्हाट कुड बी द कंपाउंड ऑफ एक्स। एनिलीन हम बना रहे हैं और बोल रहा है कि निकल एज ए कैटलिस्ट हमने यूज़ किया है, और हमने क्या बना लिया यहाँ पर, ये बना लिया है NH2 बना लिया है। तो ऐसा कौन सा कंपाउंड है जहाँ पर निकल और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन होगी। तो ऐसा कौन सा कंपाउंड है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन वाला कंपाउंड होगा, और इसको हम बोलेंगे यहाँ पर NO2 नाइट्रोबेंजीन। काफ़ी बार पूछा गया है नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन, तो हमारा आंसर आएगा ए। वो जो एक्स कंपाउंड है वो क्या है, नाइट्रोबेंजीन है। कई बार पूछा गया है कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन या यहाँ पर रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन टू फॉर्म एनिलीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आप पढ़ोगे तो आपको ऑर्गेनिक सिंपल भी लगेगी, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स एन ऑक्सिम विथ हाइड्रोक्सिलेमिन। ऑक्सिम बन रहा है किससे, हाइड्रोक्सिलेमिन से। यहाँ मैं आपको एक अच्छा और भी सिखाऊंगा, बहुत बढ़िया इसका जो है कि यहाँ पर क्या होता है। तो हाइड्रोक्सिलेमिन जो हमारे पास वो है NH2OH। यहाँ ये जो है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, NOH क्या करता है, NOH। ये H यहाँ पे चला जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक कंपाउंड की, हमारे पास है ना, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ इसको CH3 CH3, यहाँ आ जाता है ऑक्सीजन। क्या करता है, ये ऑक्सीजन से H2O निकल जाता है, यहाँ पर ये निकाल दिया मैंने H2O, और ये जो कंपाउंड है NOH सीधा यहाँ लग जाता है। तो हमारे पास जो कंपाउंड बचता है इसको हम बोलते हैं ऑक्सीम, है ना, C डबल बॉन्ड NOH, और यहाँ बोलते हैं हम इसको ऑक्सीम। क्लियर, ये बोलते हैं ऑक्सीम। तो यही बना रहा है ऑक्सीम। लेकिन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड देगा, ये देगा या ये देगा या ये देगा, ये देगा। तो अब देखिए कंपाउंड देखिए, यहाँ पर ये कीटोन है मेरे पास, पहला कंपाउंड। दूसरे में ये है क्या बोलते हैं इसको, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एनहाइड्राइड है, और ये एसाइल क्लोराइड है ना। तो ये तीनों नहीं देंगे, क्योंकि ये है न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पर हो रहा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पर जो होना चाहिए, इस कार्बन को क्या होना चाहिए यहाँ पर, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक कंडीशन होना चाहिए। इस कार्बन पे अटैक करेगा NOH, तो यहाँ पर इसको कार्बन को क्या रहना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, तो अब देखिए एक एग्जाम्पल छोटा सा आप समझिएगा इसको, इसका कंसेप्ट देखिएगा। CO और यहाँ पर भी क्या है, OH है,
यहाँ पर भी क्या है, OH है। और OH होने की वजह से क्या हो रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। इस कार्बन को इलेक्ट्रोफिलिसिटी करवाने के लिए रेजोनेंस होता है, तो ये चला जाता है ऊपर, मतलब यहाँ आ जाता है नेगेटिव चार्ज, यहाँ आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रोफिलिक कंडीशन हो गई यहाँ पर, ये बात मानने की कार्बन जो है यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। लेकिन यहीं पे पास में ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन अपना क्या दे देता है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड बना लेता है। मतलब इस कार्बन को पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ने नहीं देता है ना, बढ़ने नहीं देता। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो NOH अटैक नहीं कर पाता। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो है वो इन तीनों ही कंपाउंड में यही कंडीशन होती है, इस वजह से ये कर नहीं पाते, क्योंकि यहाँ Cl अपना क्या दे देगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, इन तीनों में देता है। लेकिन यहाँ पर नहीं है, देखो कीटोन के पास नहीं है CH3 CO CH3, यहाँ पर कोई भी ऐसा रेजोनेंस नहीं हो पा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन नहीं है देने के। तो देखिए बेटा ये आंसर आ जाएगा CH3 CO CH3। तो मैंने ये समझाने की कोशिश की आपको कि यहाँ बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस विच मेक द कार्बोनाइल कार्बन लेस इलेक्ट्रोफाइल है ना, इस वजह से ये लेस इलेक्ट्रोफाइल हो गया। इस वजह से ये जो NOH जो है, हाइड्रोक्सिल एमीन जो है, ये इस पर अटैक नहीं कर पाएगा, यानी कि एडिशन नहीं करवा पाएगा। लेकिन यहाँ कीटोन के लिए नहीं है, कीटोन में आसानी से हो जाएगा। और रीज़न भी समझ में आया आपको, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ समझिए, अगर ये कीटोन की जगह एल्डिहाइड होता तो वो भी देता। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही क्या करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं विद हाइड्रोक्सिल एमीन, ये और ये नहीं देते हैं, एसिडिक एनहाइड्राइड, एसाइल क्लोराइड और एथेनोइक एनहाइड्राइड। रीजन रेजोनेंस है ना, एंड विच मेक्स द कार्बन लेस इलेक्ट्रोफाइल, ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है। मैं मानता हूँ कि ज़रूर वीडियो की लेंथ बड़ी है, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें समझना भी पड़ेगी और समझ आई होगी, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं असर्शन रीजन, है ना। इसमें बहुत बच्चे कन्फ्यूज़न होते हैं, तो देखते हैं क्या है। कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। देखिए असर्शन है MnCN6 3- हैज़ ए मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, मतलब ये कंपाउंड है 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, वाइल MnCl6 3- हैज़ ए पैरामैग्नेटिक मोमेंट फॉर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ यहाँ पर कि देखिए दो कंपाउंड हमारे पास है ना, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, वेयर इज पेन। चलिए तो एक हमारे पास है MnCN6 3-। अगर हम 6 में से 3 मतलब इसका ऑक्सीडेशन निकाले तो यहाँ पर Mn हमारे पास क्या हो जाए, 3+ में पहुँच गया। और यहाँ पर जो Mn है वो है Cl6 और 3- है ना, Cl6 3-। तो यहाँ भी Mn है वो है 3+ में, 6-3 मतलब Mn 3+ में, यहाँ भी Mn 3+ में है, कोई ऐसी टेंशन वाली बात हमारे पास नहीं है। अब मैंगनीज 3+ हो जाता है, इट मीन्स मैंगनीज होता है 5 और 2 7, 7 में से 3 गया तो 4, तो 3d4, यहाँ भी 3d4 है। लेकिन अब होता क्या है ना, अब होता क्या है, अब देखिए यहाँ पर अब आ जाती है CFT, यहाँ देखिए CN, तो ये हो जाता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और Cl है वीक फील्ड लिगेंड। आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, पेयरिंग करवा देता है। पेयरिंग करवा देता है तो D के कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो 1 2 3 और ये 4, मतलब T2G में क्या करवा देता है, पेयरिंग करवा देता है। बच्चे EG के क्या रह जाते हैं, वैकेंट रह जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं करवाता, 1 2 3 4 5 पेयरिंग नहीं करवाता, इस वजह से 1 2 3 4 चारों के चारों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सिंगल ऑक्यूपाइड हो जाते हैं। अब हमें 6 इसमें फिल करने हैं, तो देखिए यहाँ पर फिर एस आता है, फिर यहाँ पर पी आता है, तो पी। अब देखिए डी के 2 वैकेंट है, तो डी, तो यहाँ पर जो CN के केस में जो बनता है वो बनता है डी के 2 यूज़ हुए, D2 एक एस का यूज़ हुआ और पी के 3 है, तो D2sp3 अंदर वाला है, इसलिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। और यहाँ जो है ये यूज़ नहीं कर सकता, तो अब क्या आएगा, एस, फिर आएगा पी, मतलब यहाँ पर 1 और 3 4 और 2 6, यानी कि 6 क्लोरीन हमें ऐड करने हैं। तो यहाँ पर 2 डी के बाहर वाले डी के ले रखे हैं, इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा sp3d2, और इसको हम बोलते हैं आउटर। इतनी कहानी अगर आपको आती है और फिर हम असर्शन रीजन देखते हैं तो बिल्कुल, तो क्या लिखा था कि 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी बात सही है, 4 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर, ये भी बात सही है। चलो इतना समझ में आया, देखते हैं आप क्वेश्चन पे क्या आ जाता है। तो हैज़ ए मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल 2 आया। MnCl3 में भी कितना है, 4 आया, तो ये बात असर्शन सही है। और रीज़न यहाँ पर देख सकते हैं, रीज़न है MnCN6 इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हैविंग D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए मैंने यही कहा ना, इनर ऑर्बिटल और D2sp3 कौन है, MnCN6, इसी के MnCl6 3- sp3d2 और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इसने भी यही लिखा है यहाँ पर,
MnCN6 3- is inner orbital complexes involving D2sp3 hybridization. On the other hand, MnCl6 3- is outer orbital complex involving sp3 D2 hybridization. बात समझ में आई? पक्का आई? तो बोथ A and R ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए वाला आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम अगले पे, 14 वाले क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन और बचे, थोड़ा सा आप टाइम 10 मिनट ज़्यादा लग जाएगा, बट आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है जब भी आएंगे आप बिल्कुल इसको समझने में भूल नहीं करेंगे और इनको सॉल्व करने में कभी भी गलती नहीं करेंगे। मन से बिल्कुल नहीं लिखना है बेटा, है ना, याद रखना इसको। For strong electrolyte, there is a slow increase in conductivity with dilution and can be represented by the equation. ये इक्वेशन देखिए, आप दिख नहीं रही हो तो मैं आपको इस कर दूंगा कि ये है, यहाँ पर ये लिख रखा है और यही इन्होंने गलती कर दी है, क्योंकि इक्वेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की होती क्या है बेटा पता है? एम इज इक्वल टू, ये जो होता है ये यहाँ आता है, इधर आता है, ठीक है, नोड वाला साइन इधर आता है, एंड ए सी हाफ, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी इनटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस ए सी हाफ, ये कंसंट्रेशन है। ए यहाँ पर क्या बेटा? कांस्टेंट है। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आया। तो एसर्शन तो रॉन्ग हो गया, तो यहाँ पर देखो एसर्शन रॉन्ग है तो सीधा डी ऑप्शन ही आ जाएगा कि एसर्शन इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। अब आर इज ट्रू कैसे, ये तो हमें नहीं पता था, लेकिन यहाँ जो है ए आर ट्रू, ए आर ट्रू, ए ट्रू, ये तीनों तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते थे, इसलिए हमारा सीधा सीधा आंसर लग गया। अगर हमें ये भी पता नहीं, ये भी पता हो तो ये इक्वेशन भी बड़ा ध्यान से देखा करें आप लोग, यहाँ भी मिस्टेक यहाँ पर इन्होंने कर दी है, ठीक है, ये याद होना चाहिए। अब देखिए एक और चीज़ मैं आपको एडिशन सिखा देता हूँ इसमें। द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट ए फॉर NaCl, CaCl2 एंड MgSO4 इन ए गिवन सॉल्वेंट एंड एट ए गिवन टेम्परेचर डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट होता है। गिवन टेम्परेचर एक फैक्टर यहाँ पर लिया है, सॉल्वेंट का दूसरा फैक्टर है, यानी कि ए जो होता है कांस्टेंट होता है, वो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए वैल्यू उनकी क्या हो जाती है? डिफरेंट हो जाती है। ये बात आपको समझना है, तो रीज़न बिल्कुल सही है, समझ में आया? तो यहाँ पर टेम्परेचर दे रखा है, सॉल्वेंट दे रखा है, इसके और भी फैक्टर होते हैं जैसे कि विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये इनकी भी बात आए तो उस पर भी ये क्या करता है? वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए डिपेंड करता है। जैसे टेम्परेचर और सॉल्वेंट की विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है, वैसे ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर भी डिपेंड करता है। डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में वैल्यू ऑफ ए डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। ये आपको एडिशन सिखाया, इतना डिटेल बेटा कोई भी नहीं बताएगा यहाँ पर, इससे आपके बिल्कुल सारे के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आप इसको अगर यहाँ तक देखते हुए आए हैं तो मुझे लगता है आपको इसको शेयर करने में बिल्कुल भी हिचक नहीं होगी, या बिल्कुल अपने आप को जो है ऐसा महसूस नहीं करेंगे कि भाई क्या कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो 2 क्वेश्चन और बचे हैं, फिर सेक्शन बी लेके आएंगे। कितना आप इसमें इन्वॉल्वमेंट देते हैं तभी मैं सेक्शन बी लेके आपको आऊँगा, इतना डिटेल में तब तक हमें नहीं आऊँगा लेके, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए क्वेश्चन में आ जाते हैं 15। एसर्शन, ग्लूकोज डज नॉट फॉर्म एन हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विथ NaHCO3। बिल्कुल ये बात जो है वो सही है, क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट तो NaHSO3 के साथ में जो है रिएक्शन नहीं करता, बिकॉज यहाँ पर जो है फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता ग्लूकोज में। NaHSO3 किससे रिएक्शन करेगा? CHO से। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड, तो सोडियम बाइसल्फाइड हाइड्रोजन सल्फाइड बोल लो उसको, तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड फ्री SCO से रिएक्शन करता है, लेकिन हमारे ग्लूकोज में तो साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, तो CHO जो है वो साइक्लिक में आ जाता है। तो एसर्शन यहाँ पर रॉन्ग है, ठीक है, नहीं करता है तो सही है, एसर्शन सही है। ग्लूकोज डज नॉट फॉर्म, बिल्कुल ये बात सही है, तो एसर्शन तो सही आया। तो ये डी वाला ऑप्शन तो अभी हमारे पास गलत है। ग्लूकोज एग्जिस्ट इन ए 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर कॉल्ड पायरोनोस स्ट्रक्चर, तो ये भी सही है, बट ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक्सप्लेनेशन क्या था? एक्सप्लेनेशन ये था कि साहब ये जो रिएक्शन नहीं करता है किससे? हाइड्रोजन सल्फाइड से, बिकॉज ऑफ द अब्सेंस ऑफ फ्री CHO, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप। ये आंसर होना चाहिए था। बात ये भी सही है, ये भी सही है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो हमारे पास आ जाएगा बी वाला ऑप्शन, बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दी। क्लियर? चलिए लास्ट क्वेश्चन, एंड फिर मैं कहूँगा इसको शेयर कीजिए आप। असर्शन, द हाफ लाइफ फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। वापस से वहीं आ गए हम। हाफ लाइफ और जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द, नहीं, हाफ लाइफ जो होता है, देखो मैं हाफ लाइफ का फार्मूला आता है हमें, तो इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2K, तो ये तो डिपेंड कर रहा है ना। हाँ,
जीरो ऑर्डर के लिए तो डिपेंड कर रहा है, तो ये बात गलत है। ये इंडिपेंडेंट वर्ड गलत आ गया यहाँ पर। अगर आप फर्स्ट ऑर्डर आता तो ये बात सही होती। जीरो ऑर्डर में तो डिपेंड करता है बेटा, तो जीरो ऑर्डर में अगर डिपेंड करता है तो ये हाफ लाइफ, तो इसका क्या है, असर्शन इज फॉल्स, यानी कि डी वाला आंसर आ गया हमारा। फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट इज इक्वल टू के, ये सही है। ठीक है, चलिए तो यहीं तक था हमारा। 16 क्वेश्चन हमने किए, 40 मिनट्स लिए, लेकिन आपके 40 मिनट्स बहुत वर्थ करेंगे। इसी तरह से आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। हमारे इसमें 70 आउट ऑफ 70 की सीरीज़ भी है, काफ़ी कुछ मिलेगा आपको बोर्ड के पर्पज़ से, क्लास 12th के। देखिए आप और शेयर कीजिए बच्चों को, अपने जैसे को हेल्प कीजिए। और इस सेक्शन बी में कैसे लेके आऊँ ये अब आप पर डिपेंड करता है, कितने आप कमेंट करते हैं, कितना शेयर करते हैं, कितने लाइक्स मिलते हैं, कितने व्यूज़ मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं सेक्शन बी लेके आऊँगा और पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको। बढ़िया मज़ा आया मुझे तो सिखाने में आपको। अगर आपको सीखने में मज़ा आया हो, आप में कुछ हेल्प हुई हो, तो बिल्कुल मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन। देखते रहिए, बाय बाय।